सभी दिशाओं से शुभ सुंदर, भाव विचार भरे नित अंतर, पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये, मेरे यत्नों से करुणा कर। नमस्कार, मैं संदीप मारवा और मैं फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया के क्षेत्र से पिछले 30 से भी ज़्यादा सालों से जुड़ा हुआ हूँ। शायद आज लोग मुझे एक अच्छे दर्जे से देखते हैं, एक ऊंचे नाम से देखते हैं। दुनिया के पहले 10 बड़े फिल्म संस्थानों में हमारे संस्थान का नाम आता है और लोगों ने मुझे बहुत प्यार, इज्जत, मान, मर्यादा, शोहरत दी है। लेकिन कभी क्या किसी ने ये सोचा है कि इस जलते हुए दिए को खुद किन अंगारों पे चलना पड़ा है? वो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। जी हाँ, मैं आपको लेके चलता हूँ उस समय की ओर जहाँ से शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ था। 1947 का विभाजन, देश में हाहाकार, हजारों लोग मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं और उसी भीड़ में एक यंग सूरज प्रकाश मारवा यानी कि मेरे पिताजी अपने कारोबार को पेशावर में, जो कि अब पाकिस्तान में है, बेचकर उन चंद रुपयों को लेकर भारत देश की ओर रवाना होना चाहता है। लेकिन हालात इतने कमज़ोर हैं कि वो उन हालातों से नहीं लड़ पाता। दुकान बेचकर अपनी कोट की जेब में तमाम पैसे रखकर वो दिल्ली आना चाहते थे और एयरपोर्ट के ऊपर आप ये समझिए कि डकोटा प्लेन, जिसमें कुल मिलाकर 40 सीटें हुआ करती थीं, उनकी सीटें उतार कर लोगों को भेड़ बकरी की तरह दिल्ली की ओर रवाना किया जा रहा था ताकि लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अपनी जान बचा सके। उसी हवाई जहाज के आते ही लोग रनवे पे, एयरपोर्ट से रनवे के ऊपर ऐसे भागते थे जैसे कि इसके बाद दूसरा ज़िंदगी में मौका नहीं मिलेगा अपनी जान बचाने को। और ऐसा ही कुछ शायद मेरे पिताजी के साथ हुआ होगा। और जब हवाई जहाज पेशावर के एयरपोर्ट पे रुका और ये एयरपोर्ट से भागे और एयरपोर्ट से भागकर जब वो हवाई जहाज में किसी तरीके से, एक बस से भी बदतर तरीके से, एक भरी हुई बस से भी बदतर तरीके से वो जब उसमें घुस के बैठे, तो उन्हें ध्यान आया कि जिस कोट में उनके तमाम ज़िंदगी भर के पैसे मौजूद थे, वो कोट एयरपोर्ट की किसी खूंटी पे टंगा रह गया। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे पिताजी ने मुझे ये बार बार कहानियाँ सुनाई। इन कहानियों ने हमारे अंदर एक नया रूप दिया, एक नया रंग दिया, एक नई सोच दी कि जो पिताजी मेरे 200 रुपये अपनी पेंट की जेब में लेकर आए थे, उनको किन हालातों से अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ी, उसका बयान शायद मैं शब्दों में नहीं कर सकता। दोस्तों, एक रिफ्यूजी का बेटा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये किताबों में पढ़कर आदमी हैरान होता है, लेकिन ये तो मेरे साथ खुद बीती है। मेरे पिताजी की शादी हुई, हम लोग पैदा हुए और हम लोग 4 भाई बहन। मेरे पिताजी ने उन सब हालातों से गुजरते हुए हमें अच्छी शिक्षा देने का वायदा शायद अपने आप से किया होगा। और मुझे ये खुशी है कि दिल्ली के मशहूर स्कूल सरदार पटेल विद्यालय से मेरी शिक्षा पूरी हुई। भगत सिंह कॉलेज से मैंने अपना कॉलेज किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन चर्चित नामों में मेरा नाम धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू हो गया। 1978 में 77-78 के अंदर जब इमरजेंसी ख़त्म हुई तो मैंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से इलेक्शन लड़ा और भगत सिंह कॉलेज से सेंट्रल काउंसलर बनकर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेन बॉडी में मैंने दाखिला लिया। मेरे को इतनी वोटें मिल चुकी थीं कि मैं पहली दफ़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास में सेंट्रल काउंसलर को सुप्रीम काउंसलर का पद दिया गया। ये सब उन संस्कारों का रिजल्ट था। मैंने स्कूल और कॉलेज में फिल्म, टेलीविज़न, मीडिया, आर्ट, कल्चर, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, कोई ऐसा क्लब नहीं था, कोई ऐसा कंपटीशन नहीं था जहाँ पर मैंने विजय प्राप्त ना की हो। क्योंकि लगन थी, जोश था, उम्मीद थी, पिताजी की ट्रेनिंग थी, हिंदुस्तान के संस्कार हमारे अंदर ठूस ठूस के भरे थे और हमें इस बात का बार बार यकीन होता था कि
किस तरीके से मेरे पिताजी ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है और किन हालातों से गुज़रकर हमें पढ़ाया है, हमें इस पढ़ाई की पढ़ाई की कद्र करनी है और इन हालातों को अपने से जोड़ते हुए ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाना है जिससे कि मेरी पूरा परिवार, मेरे पिताजी, मेरी माताजी जो वो हैं, उन्हें गर्व होना चाहिए कि हमने एक होनहार बच्चे को जन्म दिया है। दोस्तों, किसी भी मकाम पर पहुंचना आसान काम नहीं होता। किसी मकाम पर पहुंचकर टिके रहना शायद उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम होता है। छोटी सी फीस स्कूल और कॉलेज की हम लोग दिया करते थे उन दिनों में। 1975 में मैंने अपने स्कूल कंप्लीट किया, 1978 में मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया और शायद कहीं मैंने भी ख्वाब देखा था कि मुझे क्या विदेश जाने का मौका मिलेगा पढ़ाई करने का। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे बड़े प्यार से समझा दिया कि बेटा, मैं तुम्हें हिंदुस्तान की सबसे अच्छी पढ़ाई कराने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास विदेश तुम्हें भेजने के लिए शायद पैसे नहीं हैं। मैं उनकी एक ही इस स्टेटमेंट से समझ गया कि ये बेवकूफ़ी होगी मेरी कि अगर मैं बाहर के ख्वाब देखूं, क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि मुझे या किसी और को भी, ऐसे शख्स को जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जो इस पूरे विदेशी शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके लिए एक ऐसा संस्थान पैदा होना चाहिए कि वो उससे भी ज़्यादा बेहतर शिक्षा अपने मुल्क में यहाँ पर ले सके। ये कहीं ना कहीं मेरे दिलो दिमाग पे बात लगी और मैंने उसे कहीं ना कहीं दिमाग में लिख ली। मैं काम करता रहा। मैंने पहले पिताजी के साथ काम किया। मेरे लिए एक सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर मेरे पिताजी का दफ्तर था, उनकी दुकान थी, क्योंकि उन्होंने भी अपना कार्य जो है वो इंडिया गेट में एक दुकान खोल कर किया था, जो दुकान उन्हें रिफ्यूजी के नाते अलॉट हुई थी। वहाँ से उन्होंने खान मार्केट में दुकान ली और खान मार्केट में दुकान लेने से वहाँ से उनका भी भाग्य चमका और शायद हम लोगों ने एक अच्छी ज़िंदगी धीरे धीरे बिताने का एक नया मकाम, एक नया जज्बा, एक नया रुख देखा। धीरे धीरे हम लोग पढ़ाई ख़त्म की, पोस्ट ग्रेजुएशन की। मुझे फिर मौका मिला आगे बढ़ने का। मैंने चाहे एमकॉम किया, मार्केटिंग मैनेजमेंट किया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किया, मैंने टैक्सेशन किया, मैंने सीए की। लेकिन मुझे पिताजी के शब्द बार बार रहकर याद आने लगे कि देखो दोस्त, सीए में तुम अगर 4 साल लगा दोगे तो तुम शायद कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में थोड़े पीछे होने का डर हो सकता है। अगर तुम्हारा एप्टीट्यूड अपना काम करने का है तो तुम ऐसा कुछ करके दिखाओ कि तुम किसी सीए को भी अपने यहाँ पर रख सको। ऐसा उनका मानना था। मुझे उनकी बात फिर समझ आई और मैंने अपना काम शुरू कर दिया। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं 1980 में पहली दफ़ा विदेश गया और मैंने थोड़े थोड़े अपने दोस्तों यारों से सैंपल इकट्ठे किए और एक एक्सपोर्ट बिज़नेस को शुरू करने का ठान ली। 1980 में जिन जिन देशों में या जिन जिन मैं राज्यों में गया, वहाँ पर मुझे छोटे छोटे एक्सपोर्ट के कई ऑर्डर मिले और मैंने अपना नन्हा सा काम शुरू कर दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन था कि कुछ ना होते हुए भी, बिना पैसों के, बिना दफ्तर के, बिना किसी बड़े एक्सपीरियंस के, सिर्फ माताजी और पिताजी की सलाह लेकर, सिर्फ उनके तजुर्बों के ऊपर खड़ा होकर 20 साल का ये लड़का विदेश निकल जाता है और बहुत सारे ऑर्डर बटोर करके ले आता है। मेरे अपने कार्य का काम, मेरी अपनी कंपनी का काम शुरू हो जाता है। लेकिन हकीकत तो ये थी कि कहीं ना कहीं रुचि जो थी वो किसी और काम में थी, कहीं ना कहीं किसी और जगह मेरी लगन थी। क्योंकि स्कूल और कॉलेजों में मैं अक्सर फिल्म, टेलीविज़न, मीडिया, आर्ट, कल्चर के इस क्षेत्र से लगातार जुड़ा हुआ था। मुझे बार बार कह कर थिएटर, फिल्म, टीवी और आर्ट और कल्चर पुकारता रहा। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने तब तक 100 से भी ज़्यादा नाटक कर लिए। मैंने फिल्म और टेलीविज़न के क्षेत्र में कदम रख लिया। टेलीविज़न के ऊपर मुझे कई प्रोग्राम मिल गए और मैं इन सारे छोटे छोटे तजुर्बों को अपने छोटे से बिज़नेस के साथ निखारता रहा। 1986 की बात है, जब 1986 में मैंने पहली बार सोचा कि जो लोग उत्तर भारत से बम्बई की तरफ रवाना होते हैं, उन्हें थक कर यहाँ तो वापस आना पड़ता है या हताश होकर वहीं पर किसी दूसरे कार्य या कार्यशैली में फंसना पड़ता है।
उन लोगों का क्या होगा। शायद ये विचारधारा बहुत सारी मेरे मन में चलती रही, जबकि उससे पहले 1978 में मैं खुद मुंबई जाकर एक दफ़ा एक्टर बनने की कोशिश करता रहा। मुझे लगा बहुत मुश्किल है शायद एक्टर बनना, जब तक आपकी वाकफियत नहीं, आपके दोस्त यार नहीं, जब तक आपके पास तजुर्बा नहीं, जब तक आपके पास पैसे नहीं, और उससे भी ज़्यादा स्ट्रगल करने के लिए समय और पैसे की बड़ी सख्त ज़रूरत थी। शायद वो भी मेरे पास नहीं। मैं दिल्ली वापस आ गया और अपने कार्य में व्यस्त हो गया। बीच में मैंने कभी थोड़ा रियल एस्टेट का, कभी फिल्मों का काम, बीच बीच में किसी न किसी तरीके से अपनी इनकम और अपने पैसों को किसी न किसी जुगाड़ से जोड़ता रहा। 1986 में मैंने ये सपना देखा कि जिस तरीके से मुंबई में फिल्म नगरी है, कलकत्ता में फिल्म बिजनेस है, मद्रास में फिल्म बिजनेस है, दिल्ली में शायद फिल्म बिजनेस होना ज़रूरी है। 1986 का ये सपना मुझे बहुत आगे ले जाने के लिए तैयार हो गया। इसने मुझे एक नया इंजेक्शन दिया इसी धारा के ऊपर सोचने का। 1986 में मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया और दिल्ली के तमाम सभी दफ्तरों में गया, चाहे वो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन था, दिल्ली सरकार थी, LNDO था, DDA था, MCD थी, NDMC थी, सभी जगह जाकर मैंने अपने विचार को प्रकट करने की कोशिश की। पर आप समझ सकते हैं कि एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा जिसके पास हाथ में प्रोजेक्ट है, तेजस्व है, जोश है, लगन है, लेकिन ना तो कोई कॉन्टैक्ट्स हैं, ना कोई उसके पास पैसे हैं, ना कोई मिलने का उसके पास कोई संबंध है, और ना इन संबंधों को बनाने का कोई अलग से स्पेशल कॉन्टैक्ट है। उसके बावजूद भी मैंने अपनी हिम्मत से, अपने जोश से, अपनी लगन से और सिर्फ परमात्मा के आशीर्वाद से और अपने माता पिता के संदेशों को लेकर मैं आगे बढ़ता रहा। किसी ने मुझे भाव नहीं दिया, मैं हताश नहीं हुआ, मेरा दिल नहीं टूटा, मैंने अपनी विचारधारा नहीं बदली। मैंने कहीं ना कहीं ये कविता पढ़ी हुई थी कि विभासित कर गगन भूतल, तिमिर को ज्योति देता चल, निराशा के अंधेरे को मिटा दे ले प्रभंजन बल। कहीं पूनम अमावस्या, कहीं उलझन, कहीं फिसलन, कहीं कांटे, कहीं पहरा कटिल बंधन। यहाँ प्रतिकूल है सब कुछ, कहीं मरुस्थल, कहीं बादल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्ज्वल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्ज्वल। मैं इन कविताओं को बार बार दोहराता रहा और अपने आप के अंदर एक नई एनर्जी, एक नए तेजस्व को पैदा करता रहा। मुझे लगा कि अगर किसी भी काम करने में इतनी मुसीबतें हैं तो मैं अपनी चाहत का काम कर रहा हूँ, अगर इसमें कोई मुसीबतें आ भी गईं तो कौन सी बड़ी बात है। ये मेरा सौभाग्य था कि मेरे पिताजी की दुकान खान मार्केट के अंदर मेरा संपर्क नोएडा के चेयरमैन से हुआ और मैंने उन्हें इस विचार को सामने रखा कि मैं एक फिल्म सिटी की योजना तैयार करना चाहता हूं उत्तर भारत के लिए। और ये भी मैंने उन्हें बताया कि मैं जिसको भी ये विचार सुनाता हूँ उन्हें बड़ा अजीब लगता है, वो मुझे पागल का दर्जा देते हैं। वो समझते हैं कि ये एक ऐसा कार्य है जो कभी हो ही नहीं सकता। उन्हें लगता है कि शायद मैं फिल्म बफ हूँ, फिल्म गोअर हूँ, एक मुझे फिल्मी कीड़ा काटा हुआ है। लेकिन हकीकत ये थी कि मैंने एक सपना देखा था और मुझे लगा कि किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने से पहले उसका सपना देखना अत्यंत आवश्यक है। ना तो इसमें पैसे लगते हैं और ना ही इसके लिए किसी की ज़रूरत होती है। और शायद ये मेरा सौभाग्य था कि उस दिन, जिस दिन मैं नोएडा के चेयरमैन को मिला, उन्होंने मुझे मेरी पीठ पर शाबाशी दी और कहा कि आइए आप नोएडा के मेरे दफ्तर में आके मुझे मिलिए। मैं अगले 2-3 दिन के बाद उनको मिला। उन्होंने मेरे इस प्रोजेक्ट को बहुत ही ज़्यादा शाबाशी दी, मुझे प्रोत्साहन दिया और मुझसे पूरा प्रोजेक्ट नए सिरे से लिखने को कहा। मैंने पूरा प्रोजेक्ट नए सिरे से नोएडा अथॉरिटी में जमा कराया और उन्होंने उस पर पूरा तवज्जो देकर उस प्रोजेक्ट को यूपी की राजधानी लखनऊ तक पहुंचाया। उन दिनों वीर बहादुर सिंह साहब जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उस प्रोजेक्ट को देखा और शायद उन्हें भी वो प्रोजेक्ट बहुत खूबसूरत लगा। शायद उसके बावजूद भी 1 साल लगा इस पूरे प्रोजेक्ट को पास होने में। और जहां दिसंबर 1986 का प्रोजेक्ट दिया गया था, वो 1987 दिसंबर में जाकर पास हुआ। मैंने फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारी, मैंने अपने विचार नहीं बदले। मैंने कहीं ये नहीं सोचा कि मैं अब इस प्रोजेक्ट को बंद कर देता हूँ, या आशाएं नहीं मैंने छोड़ी, बल्कि मेरी आशाएं बढ़ती चली गई। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इस किश्ती को किनारा ज़रूर मिलेगा। दोस्तों,
कितने मज़े की बात है कि जब प्रोजेक्ट पास होकर आया तो वो जितने मेरे ख्वाब थे, जितनी मेरी सोच थी, जितनी मेरी आशाएं थीं, वो हकीकत में बदल गईं। मुझे अब ऐसा लगा कि अगर आप हार जाएंगे तो अगर हारेंगे तो सिर्फ अपने आप से हारेंगे, और जब आप जीतते हैं तो आप सिर्फ अपने आप से जीतते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मेरे लगा कि आज मैं अपने आप से इन हालातों से जीत चुका हूँ। 1987 दिसंबर के अंदर नोएडा फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट पास होता है और अचानक संदीप मारवा, जो एक अजीब और गरीब नाम था फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया के क्षेत्र में, जिसे कोई पहचानता नहीं था, जिसे कोई जानता नहीं था, एक छोटा सा कलाकार जो शायद कभी कभी टेलीविज़न के ऊपर एक छोटे छोटे प्रोग्राम दिया करता था या दिल्ली के तमाम थिएटर में कभी अब नाटक किया करता था, आज वो अचानक एक चर्चित नाम हो जाता है। हिंदुस्तान के फ्रंट पेज की सुर्खियों पे एक नाम अचानक उभरता है, संदीप मारवा, और उसके साथ नाम जुड़ते हैं देश के उन तमाम नामी गरामी फिल्म मेकर्स के, चाहे वो यश चोपड़ा हों, FC मेहरा हों, बोनी कपूर हों, चाहे उसके साथ LV प्रसाद हों, पूरन चंद्र राव हों। एक नाम बिखर के सामने आता है, निखर के सामने आता है, और शायद ये मेरी पहली विजय थी एक ऐसे शख्स के लिए जिसको रिफ्यूजी ने अपने कड़ी मेहनत, दिन और रात मजदूरी करके जिस बच्चे को पाला था, आज वो बच्चा हिंदुस्तान में एक नया मकाम हासिल कर लेता है। दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि कभी भी हिम्मत मत हारिए, कभी भी उम्मीदें मत छोड़िए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग बहुत मेहनत करते हैं, जान लड़ाते हैं, लेकिन जैसे ही ज़िंदगी की जीत का द्वार आने लगता है, उस द्वार के आने से पहले ही वो लुढ़क जाते हैं, गिर जाते हैं, झिझक जाते हैं, शर्म खा जाते हैं। शर्म उनको आती है जो शर्म से शर्माते हैं, हम तो खुद ही बेशर्म है, शर्म हमसे शर्माती है। दोस्तों, जब पल्ला बांध लिया किसी कार्य के साथ तो दिल लगाकर, जान लगाकर काम करिए, मेहनत करिए, और आप यकीन मान लीजिए कि अगर आपकी मेहनत में सच्चाई है, उम्मीद है, तो परमात्मा भी आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। वही नोएडा फिल्म सिटी का उद्घाटन होता है, और कितनी मज़े की बात है कि उद्घाटन के एक रात पहले मेरी धर्मपत्नी के दादाजी का देहांत हो जाता है, और उस भव्य फंक्शन में जहां हज़ारों लोग नोएडा फिल्म सिटी के खुले मैदान के ऊपर, जहां मुझे नाम मिलना था, शोहरत मिलनी थी, इज्जत मिलनी थी, मुझे फाउंडर ऑफ नोएडा फिल्म सिटी डिक्लेयर किया जाने वाला था, मैं उस फंक्शन पर भी उपस्थित नहीं हो पाता हूँ। शायद किस्मत का एक नया मोड़ मेरी आंखों के सामने खड़ा हो जाता है, और मुझे दिल्ली से उस बम्बई के शहर में मुझे वापस जाना पड़ता है, वहाँ पर उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, जहाँ उस अंतिम संस्कार में खड़े होने के लिए, जहाँ मेरे फ़र्ज़ ने मुझे मेरी चाहतों के आगे झुकना पड़ा। मैंने फिर भी परवाह नहीं की। मुझे उम्मीद थी कि आने वाले दिनों के अंदर मैं अपनी मेहनत से, लगन से, अपने जोश से कहीं ना कहीं फिर से इस बहुत बड़े लॉस को कवर कर लूँगा। और जब लोगों ने मेरे बारे में पूछना शुरू किया तो मुझे यकीन हुआ कि अगर मेरी जो अनुपस्थिति थी वो कहीं ना कहीं दूसरे रूप में उपस्थिति बन के सामने ज़रूर आएगी। तो मैंने फिर एक प्रण किया कि ये मेरा आज फ़र्ज़ बन जाता है कि जिस प्रोजेक्ट को लेकर मैं उत्तर भारत में इस फिल्म सिटी को लेकर सामने खड़ा हुआ हूँ, ये एक ऐसा मकाम बन जाए, ये एक ऐसा डेस्टिनेशन बन जाए, ये एक ऐसा तीर्थ स्थान बन जाए जहाँ पे हर फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया वाले को आकर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जुड़ना पड़े। यही मेरा मकसद होना चाहिए आज इस फिल्म सिटी को लेकर। शायद आज तकरीबन 28 सालों के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि आज नोएडा फिल्म सिटी जो है वो दुनिया की सबसे तेज़ दौड़ती हुई फिल्म सिटी बन चुकी है। इस 100 एकड़ के कॉम्प्लेक्स में ये फिल्म सिटी, जिसमें 100 एकड़ में 75 एकड़ आउटडोर, 25 एकड़ इंडोर, 25 एकड़ में 16 स्टूडियो से तकरीबन 400 चैनल जो आज 162 मुल्कों में प्रसारित हो रहे हैं, और तकरीबन 17,000 लोगों को, मीडिया कर्मियों को यहाँ काम करने का मौका मिल रहा है। और आज जो कास्केडिंग इफेक्ट है, तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को आज रोटी कमाने का मौका मिलता है इस नोएडा फिल्म सिटी से। तो मुझे
सुख और चैन की नींद आती है। मुझे ये विश्वास हो जाता है कि एक भारतीय जिसको अपने देश के साथ लगन थी, जिसको अपनी ज़मीन की इस मिट्टी के साथ प्यार था, जिस मिट्टी के लिए मेरे परिवार ने अपने घर छोड़ा था, जिस परिवार ने 1947 की आज़ादी में अपनी जान दी थी, वो परिवार का आज मुझे फल मिलता नज़र आ रहा है, उनका आशीर्वाद मिलता नज़र आ रहा है कि हम लोग एक रिफ्यूजी फैमिली से निकलने के बावजूद भी आज देश के लिए कम से कम कुछ ऐसा कर सके कि देश का नाम रोशन हो रहा है, लोग इसका आनंद ले रहे हैं और आज लाखों लोग अपनी रोज़ी रोटी इस फिल्म सिटी के ज़रिए कमा रहे हैं। शायद ये मेरे लिए अब तक के लिए बहुत था, लेकिन मैं रुका नहीं। मुझे ऐसा विश्वास था कि जब तक मेरे साथ मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, जब तक लोगों का प्यार मेरे साथ है, जब तक हिंदुस्तान की फिल्म, टेलीविज़न, मीडिया इंडस्ट्री मेरे साथ है, तब तक मैं इससे भी आगे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि जो सीट एट द टॉप इज़ ऑलवेज वेकेंट। आप ये याद रखिए, जो कुर्सी सबसे ऊंची लगी होती है वो हमेशा खाली होती है, और उसके लिए मेहनत करना सबसे बड़ा आपका धर्म बन जाता है। मुझे खुशी है कि आज नोएडा फिल्म सिटी अपना मकाम बना चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविज़न के क्षेत्र में एक पूरे दुनिया के नक्शे के ऊपर आज नोएडा फिल्म सिटी एक मार्क बन चुकी है, और उसका श्रेय लोग घूम घाम के कहीं ना कहीं मुझे जब देते हैं तो मुझे अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पूरा सुकून मिला, मुझे एक भारतीय होने का गर्व होता है। ये मेरा सौभाग्य था कि क्योंकि इसी फिल्म सिटी में मुझे अपना एक स्टूडियो भी लेना था और मुझे इसी स्टूडियो से एक नया मकाम हासिल करना था। मैं लगा रहा, मैं इन तमाम 28 सालों से मारवा स्टूडियो को आगे बढ़ाने में लगा रहा। लोगों ने मुझे बहुत दुरकारा, बहुत शर्मिंदा किया। लोगों ने यहाँ तक बोला कि आपने ये भव्य भवन बना लिए हैं, ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम बनेंगे एक दिन। मैंने उनके इन वचनों को चैलेंज ले लिया। उन वचनों को मैंने अब उनकी बुराई न समझकर उसे ये एक कंपटीशन की भावना से उसे तोड़ने का एक नियम बना लिया कि मुझे लोगों को गलत प्रूफ करना है कि आपकी सोच गलत है और जो हमने सोचा है वो ठीक है। धीरे धीरे करके नोएडा फिल्म सिटी के तमाम 16 स्टूडियो एक एक करके ऊपर आने लगे और उसी में मारवा स्टूडियो भी ऊपर आता रहा। दोस्तों, भले पहला दिन था, मारवा स्टूडियो के प्रांगण से एक बहुत बड़े भव्य आयोजन किया गया और बहुत सारे लोग देश भर से और दुनिया भर से और ख़ास तौर पे बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री के लोग यहाँ पहुँचे। उसमें से आधे लोग तो शायद ये सोच रहे थे कि भाई एक अजनबी जिसकी फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसे क्या आशीर्वाद दें कि ये क्या इस फिल्म, टेलीविज़न, मीडिया इंडस्ट्री को आगे उभारेगा। और आधे लोग ऐसे भी थे जो आशीर्वाद दे रहे थे कि किन हालातों से निकलकर एक ऐसा लड़का जिसके पास न फंड्स, न पैसा, न पदारत, न उसके कॉन्टैक्ट्स, उसके बावजूद भी जो इस मकाम तक पहुंच सकता है, वह ज़रूर एक दिन शायद इससे भी आगे निकलेगा। तो बहुत सारे हज़ारों लोगों का मेरे साथ आशीर्वाद था और मुझे उम्मीद थी कि उन आशीर्वादों को लेकर मैं शायद फिर आगे बढ़ूँ। आज मुझे बड़ी खुशी है कि उस छोटे से स्टूडियो से जहाँ लोग अनाज की बोरियां रखना चाहते थे, उस स्टूडियो से आज मैंने इनकलाब पैदा किया है। और मुझे ये कहते हुए हर्ष होता है कि मैं तकरीबन 4500 टेलीविज़न प्रोग्राम, करीब 50 से भी ज़्यादा चैनल के लिए और करीब 150 फीचर फिल्मों के साथ में जुड़ा, करीब 5000 ट्रेनिंग फिल्मों का मैंने निर्माण किया और तकरीबन 2600 शॉर्ट फिल्में बनाकर 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को मैंने उसमें काम करने का मौका दिया। उन लोगों को जिन लोगों को शायद अब तक ज़िंदगी में फिल्म और टेलीविज़न से जुड़ने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था। तो मारवा स्टूडियो अपने आप के अंदर एक मंदिर बन गया। लोगों को यकीन हो गया कि इस मंदिर में अगर आप आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रसाद के रूप में कोई ना कोई ऐसा काम मिलेगा जो आपको फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया की इस इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जोड़ेगा और आपका भला होगा और आपको एक नया रास्ता नज़र आएगा। अभी हाल में 2 ही साल हुए थे मारवा स्टूडियो को तैयार हुए, तो मुझे यह महसूस हो गया कि इतने जो भवन, यहाँ 16 स्टूडियो आ रहे हैं, कहीं ये 16 स्टूडियो बैठ ना जाएं, क्योंकि दीवारें जो
जो हैं वो फिल्म नहीं बनाया करती। लोगों की ज़रूरत थी, एक ट्रेन मैन पावर की ज़रूरत थी, एक ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जिनके पास फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया के क्षेत्र का नॉलेज हो, ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सकें। तो मुझे यकीन हो गया कि समय आ गया है कि जब मुझे देश का पहला फिल्म और टेलीविज़न संस्थान प्राइवेट सेक्टर में खोलना ही पड़ेगा। अब तक चाहे वो हमारा देश रहा हो या विदेश रहा हो, अब तक ये नियम था, समझिए, कि किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर अगर फिल्म या टेलीविज़न का कोई इंस्टीट्यूट खुला था तो वो सरकार ने खोला था। तो मुझे इस नियम को भी तोड़ना था और मैंने ये प्रण किया, ये मैंने बड़े जोश के साथ और बड़े हिम्मत के साथ एक निजी फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट खोला। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, जो देश का चौथा और निजी पहला फिल्म स्थान तैयार हुआ, वो आज दुनिया के पहले 10 सबसे बड़े फिल्म स्थानों में अपना नाम बना चुका है। ये मुझे खुशी है कि मैं 15,000 से भी ज़्यादा मीडिया प्रोफेशनल को यहाँ पर तैयार कर कर देश भर और दुनिया भर से तकरीबन 120 मुल्कों से उन्हें अट्रैक्ट कर चुका हूँ। यहाँ पर गाड़ी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगा कि इस फिल्म इंडस्ट्री के जब तक सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक फिल्म संस्थान को और फिल्म इंडस्ट्री को और टेलीविज़न इंडस्ट्री को और मीडिया इंडस्ट्री को जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक शायद यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का भला नहीं हो पाएगा। तो मैंने जोर लगाकर फिर से एक बार एक नया संस्थान की रचना रची। इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविज़न रिसर्च सेंटर, इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविज़न क्लब, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फोरम, इंटरनेशनल वुमेंस फिल्म फोरम, और ऐसे करते करते तकरीबन 30 से भी ज़्यादा ऐसे संस्थानों को तैयार कर दिया जो फिल्म, टेलीविज़न, मीडिया, आर्ट और कल्चर के क्षेत्र के साथ जुड़े रहे। हिम्मत मर्दे मज़दे खुदा, जो लोग अपनी मदद करना जानते हैं, परमात्मा उन्हीं की मदद करता है, ऐसा मेरा विश्वास है। और इन तमाम संस्थानों को मैंने बढ़ावा दिया, एक संस्थान से दूसरे संस्थान को सहयोग दिया, और मुझे ये यकीन हो गया कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। देने में कभी भी आपका नुकसान नहीं है, बांटने में कभी भी ना तो आपकी दौलत कम होती है और ना कहीं आपकी नॉलेज कम होती है। इन तमाम सालों में फिल्म, टेलीविज़न, मीडिया, आर्ट, कल्चर, थिएटर, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स की जितनी नॉलेज मेरे पास थी, मैंने उसे लपेट कर अपने स्टूडेंट्स में बांटना शुरू कर दिया। मुझे इतना यकीन था कि सच्चाई से बड़ी कोई हमदर्दी नहीं, और दी गई सच्चाई से भरी हुई नॉलेज से कोई बड़ी नॉलेज नहीं। तो मैंने अपनी तमाम एजुकेशन के अंदर तजुर्बों को, मेरे तजुर्बों को और इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गजों के तजुर्बों को जोड़ा, और उसी का मुझे फ़ायदा हुआ कि यहाँ से निकलने वाले तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो कामयाब होते चले गए। उन्होंने अपना नाम किया, उन्होंने बहुत पैसे कमाए, और मेरे बुज़ुर्गों के, मेरे टीचरों के, मेरे स्टूडेंट के बेस्ट विशेज़ सभी जुड़ के इस संस्थान के साथ इस संस्थान को आगे बढ़ाती चली गई। दोस्तों, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं इस पूरी प्रथा तक के अंदर चलते चलते आज इस मकाम तक पहुंचा हूं कि AAFT सिर्फ एक मीडिया संस्थान नहीं बना, आज ये भारत की पहली फिल्म और टेलीविज़न यूनिवर्सिटी बन चुकी है। और मुझे तहे दिल से अपनी सरकार का शुक्रिया अदा करना है कि इस यूनिवर्सिटी का पहला चांसलर मुझे सरकार ने बनाया। मैं उसका उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे इस 28 साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम और इन तमाम 35 साल के इस मीडिया एक्सपीरियंस को सराहा, उसके ऊपर नज़र डाली, और मुझे ये मौका दिया कि एक बार मैं फिर से देश के लोगों की सेवा कर सकूं। मेरी उम्मीद ये थी एक टाइम कि मैं बाहर जाकर पढ़ूं, लेकिन मुझे यहाँ लगा कि हमारे देश में भी इतना ज्ञान है, इतना जोश है, लोगों में इतना प्रकोप है, इतनी नॉलेज है कि क्यों ना हम अपने कोर्सेज को इतना ज़बरदस्त बना दें कि हमारे बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। और शायद यही वजह है कि मैं आज दावे से कह सकता हूं कि तकरीबन 145 मुल्कों को मैं टच कर चुका हूं, और 145 मुल्कों से लोग मेरे पास यहाँ नोएडा फिल्म सिटी में आ चुके हैं। मारवा स्टूडियो में किसी न किसी रूप से वो जुड़े हैं, और
यहाँ तक कि आप समझिए कि 25 साल पहले मैंने एक इंग्लिश डिक्शनरी को शब्द दिया था फिल्म टूरिज़्म का, तब भी लोगों ने शायद मुझे बेवकूफ़ समझा था। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि दुनिया के हर कोने में लोग फिल्म टूरिज़्म की बात कर रहे हैं। और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 14 लाख से भी ज़्यादा लोगों को मैं नोएडा फिल्म सिटी की ओर आकर्षित कर चुका हूँ इन तमाम 30 सालों के अंदर। दोस्तों, मैं इतना जानता हूँ कि स्वयं विधाता होवे मानव, अंतर में विश्वास जगाओ, चलो न मिटते पद चिन्हों पर, अपने रास्ते आप बनाओ, अपनी आत्म ज्योति पर निर्भर अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। परमपिता परमेश्वर ने आपको वो तमाम ताकत दी हैं जो ताकतें परमात्मा के अपने हाथ में होती हैं। यहाँ लगता है कि हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये नियम बांध लीजिए कि जो बच्चा अपने माँ और बाप की बातों, उनके तजुर्बों का इस्तेमाल कर लेता है, वही एक दिन आगे बढ़ता है। ये कम से कम हमारे हिंदुस्तान के संस्कार हमें ये बार बार कहकर सिखाते हैं। मैं ये बात भी आपको कहना चाहता हूँ कि जिसने अपने गुरुजनों की सेवा की है, जिसने अपने गुरुजनों की बात सुनी है, वो हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ा है। क्योंकि आपसे ज़्यादा आपके गुरु के पास तजुर्बा होता है, गुरु के पास ज्ञान होता है। और आज के युग में हम उनकी बात न सुनकर अपनी हाँटना चाहते हैं, वहीं हम बहुत सारा समय जो है व्यर्थ कर देते हैं। तो पहले वो ज्ञान बटोर लीजिए जो ज्ञान आपको मिल रहा है आपके गुरुओं से, आपके गुरुजनों से, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे आपकी वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, चाहे वो आपकी कोई स्पेशल कोर्सेज हैं, चाहे आपने कोई वर्कशॉप की है। अपने गुरुओं का मान करिए, सम्मान करिए। हमारे हिंदुस्तान के संस्कार बार बार आपको ये सिखाते हैं कि जो गुरु है वो देवता स्वरूप है। तो अपने गुरुओं का मान करिए। मैं समझता हूँ कि खुद ब खुद आपकी नॉलेज जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपको मौका मिलेगा कि आप उससे भी आगे बढ़ें और एक दिन आपके गुरु आप पे फक्र करें कि आप उनसे भी आगे बढ़ चुके हैं। दोस्तों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि ज़रा सा आपने मकाम हासिल किया, ज़रा सा आपने नाम, इज़्ज़त, शोहरत, पैसा, पदारत पाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप में गरूर, घमंड आ जाए, बल्कि मुझे लगता है कि आपका उस पेड़ की तरह सर झुक जाना चाहिए जिस पे फल लगते ही उसकी टहनियाँ जो हैं वो झुक जाया करती हैं कि बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया ना मिले, फल लागे अति दूर। आपके अंदर वो भावना पैदा होना चाहिए कंपैशन की कि परमात्मा ने आपको एक दिया है, आप आधा बांट दीजिए। और मुझे ये पूरा तजुर्बा है कि चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो पैसा है, चाहे आपकी रिसोर्सेज हैं, अगर आप बांट देंगे तो आप अधूरे नहीं रह जाएंगे, बल्कि आपकी दौलत बढ़ेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका नाम बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। ऐसी मेरी उम्मीद है, आशा है और ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, मैं आपको तहे दिल से एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप सभी लोगों के आशीर्वाद से आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। मुझे उम्मीद है कि मुझे आपका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त लेता हूं और आशा करता हूं कि अगले बार फिर से कोई एक नया मकाम हासिल करके आपके पास फिर आऊँगा और आपसे फिर इसी तरीके से बातचीत करूँगा। धन्यवाद।